स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का जो होम साइंस है उसमें हम लोग 2023 का पूरा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। हम लोगों का टारगेट है कि 5-5 साल का हम PYQ हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो अब हम आज शुरू करेंगे 2024 का आपका होम साइंस स्टार्ट करेंगे। तो 2024 का देखिए यहाँ पर ये मॉडल क्वेश्चन नहीं है, मॉडल क्वेश्चन हम अलग से पढ़ाएंगे जो अभी हिस्ट्री चल रहा है विस्तार से। और जब हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे सब्जेक्ट हमारा जो होगा उसका हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसको थोड़ा सा हम लोग तेज़ी से खींचेंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम से कम 10 दिन पहले हमारा टारगेट है कि हम 5-5 साल का पूरा PYQ आपको पढ़ा दें और 10 दिन बचेगा तो हम लोग आपको लाइव पढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ 2024 का, सुजनी सुई किस राज्य का शिल्प है? यहाँ दे रहा है पंजाब, एक दे रहा है गुजरात, बिहार और उड़ीसा। सुजनी सुई शिल्प, ये शिल्प है। शिल्प का अर्थ होता है कि ये हाथ से कोई काम यहाँ पर किया जा रहा है। सुजनी इज द निडिल क्राफ्ट ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट का ये सुजनी निडिल क्राफ्ट जो है फेमस है? तो निडिल क्राफ्ट का मतलब है कि सुई से शिल्पकारी की जाती है। क्राफ्ट का मतलब होता है आपको शिल्प, और सुजनी का मतलब होता है कि घर में जो पुराने कपड़े वगैरह आपको बच जाते हैं उन कपड़ों को उसको जोड़ करके और उसकी सुई से सिलाई कर दी जाती है, नीडल से उसकी सिलाई कर दी जाती है। और उससे रजाई वगैरह जो है उसका खोल जो होता है ऊपर का या फिर भीतर का भी जो उसका पार्ट होता है, तो मुख्य रूप से ये रजाई जो है इस तरह का आपको तैयार किया जाता है। घर में पुराना कपड़ा वगैरह बच गया और उसी को सुई से जो है सिल करके और उसके बाद उसी से रजाई का आपको क्या बोलते हैं कि उसका एक कवर बना दिया, तो उसी को सुजनी सुई शिल्प कहा जाता है। और ये किस राज्य में प्रचलित है? तो ये हमारा आपको किस राज्य का है ये हमको ध्यान देना है। ये सुजनी सुई शिल्प जो है ये किस स्टेट का शिल्प है? तो ये आपको बिहार स्टेट का शिल्प है। ये सुजनी सुई शिल्प ये 2024 का आपका क्वेश्चन है। सुजनी सुई शिल्प ये किस स्टेट का शिल्पकारी है? तो इसे हमें ठीक से समझना है। ये जो शिल्पकारी है ये आपका कहाँ का है? ये बिहार का है। और बिहार में मुजफ्फरपुर जिला में, बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है वहीं पर एक गांव है, उस गांव में ये सुजनी सुई शिल्प जो है ये प्रचलित है। और इसमें लोग सिलाई करके और क्या करते हैं कि रजाई वगैरह का आपको खोल जो है से सीते हैं पुराने कपड़ों की सहायता से। तो ये बात आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना। और ये मुजफ्फरपुर का आपको भूसूरा गांव, मुजफ्फरपुर का ये कौन सा गांव है? भूसूरा गांव है। और इसी भूसूरा गांव में आपको सुजनी सुई शिल्प प्रचलित है। सुजनी सुई शिल्प में क्या होता है कि इससे रजाई की सिलाई सुई के माध्यम से की जाती है, जिसमें महिलाएं घर के पुराने रंग बिरंगे कपड़ों को सुई से सिल करके और एक रजाई बना देती है। तो इसी को सुजनी निडिल क्राफ्ट कहा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये जो टिक लगा हुआ है इस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, हम जो आंसर करेंगे उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो आपका सही आंसर होगा। क्योंकि ये आपका PDF डाउनलोड किया हुआ है क्वेश्चन पेपर का,
तो इसमें कहीं कहीं पर गलत भी टिक लगा हुआ है, इसलिए अभी जो हम सॉल्व करेंगे और उसमें जो जिस ऑप्शन को हम टिक लगाएंगे वही हमारा सही आंसर होगा। तो बैंगनी रंग है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा बैंगनी रंग है वो आपको रेड प्लस ब्लू को जोड़ करके बनाया जाता है। रेड और ब्लू जो कलर है उसको जोड़ करके और बैंगनी रंग को बनाया जाता है। रेड यानी लाल प्लस नीला कलर, इस दोनों को जब आप मिक्स कर दीजिएगा ना, तो दोनों को मिक्स करने के बाद हमको जो कलर प्राप्त होगा वह बैंगनी प्राप्त होगा। तो ये लाल जो होगा ये प्राथमिक कलर हो गया, नीला जो है प्राथमिक रंग हो गया, और दोनों प्राथमिक रंग को मिला करके, चूँकि दो रंग को हम मिला रहे हैं तब हमको बैंगनी रंग प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये द्वितीयक रंग है। ये तृतीयक गलत टिक लगा हुआ है। और इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिए, जो स्टूडेंट है पर्पल कलर मीन्स बैंगनी रंग, पर्पल इज ए डैश कलर, तो बिल्कुल सेकेंडरी हो जाएगा वही द्वितीयक का इंग्लिश मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, प्रदूषण के कारण किस संसाधन की गुणवत्ता खराब नहीं होती है? तो प्रदूषण के कारण हमारा मिट्टी भी, जल भी प्रदूषित हो जाता है, मिट्टी भी प्रदूषित हो जाती है और वायु प्रदूषण भी होता है। क्वालिटी ऑफ व्हिच रिसोर्स इज नॉट डिग्रेडेड ड्यू टू पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के कारण कौन सा पदार्थ है, कौन सा रिसोर्स है, कौन सा संसाधन है जिसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो डिग्रेडेड नहीं होती है, मतलब नष्ट नहीं होती है। प्रदूषण से क्या होता है कि हमारे पास जो भी संसाधन है, जैसे सूर्य एक संसाधन है, हमारा मिट्टी एक संसाधन है, जल वाटर एक संसाधन है और हवा भी एक संसाधन है। तो इसमें से वाटर, सॉइल और एयर, इस तीनों का जो क्वालिटी है वो डिग्रेडेड हो जाती है, खराब हो जाती है। तो प्रदूषण के कारण मिट्टी का भी गुणवत्ता खराब हो जाता है, जल का भी गुणवत्ता खराब हो जाता है और वायु यानी हवा की भी गुणवत्ता खराब हो जाती है, और सूर्य पर, सन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सन जो है इसकी गुणवत्ता प्रदूषण के कारण खराब नहीं होती है। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कपड़ों को सुखाने की प्राकृतिक विधि क्या है? इस्त्री क्या है? ड्रायर, धूप और हवा, वॉशिंग मशीन। व्हाट इज द नेचुरल मेथड ऑफ ड्राइंग क्लॉथ्स, यानी जो कपड़े हैं उनको सुखाने की नेचुरल मेथड क्या है, प्राकृतिक तरीका क्या है? तो आप जानते हैं कि आयरन प्राकृतिक तरीका नहीं है, क्योंकि मनुष्य आयरन करता है। ड्रायर ये भी जो है, इसका उपयोग भी, ड्राई क्लीनिंग भी मनुष्य ही, मानव ही करता है। और वॉशिंग मशीन ये भी कृत्रिम मशीन है, लेकिन ये सन और एयर है, सूर्य और जो हवा है ये प्राकृतिक स्रोत है, और इसके माध्यम से भी हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ कपड़ों को सुखाने की प्राकृतिक विधि क्या है? तो धूप और हवा, ये सही टिक लगा हुआ है, यानी इंग्लिश में सन एंड एयर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दुख एवं शोक के समय का वस्त्र होना चाहिए गहरे रंग के, सफ़ेद एवं हल्के रंग के, चटकीले रंग के और विशेष डिजाइन वाले। आप सोच सकते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका, जब हम शोक सभा का आयोजन करते हैं और उस पर हम दुख व्यक्त करने के लिए जाते हैं, तो उस समय हम सफ़ेद और हल्के कपड़े पहनकर जाते हैं। उस समय हमें डीप कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, गहरे रंग का,
चटकीला कपड़ा भी पहन करके शौक में नहीं जाना चाहिए और स्पेशल डिजाइन वाला भी कपड़े पहनकर हमें शौक में नहीं जाना चाहिए। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जब फिल्म स्टार वगैरह की मृत्यु हो जाती है या बड़े बड़े कुछ वीआईपी है उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके शोक सभा में जो भी जाने वाले अतिथि होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनके कपड़े सफ़ेद होते हैं, वाइट कलर के कपड़े पहन कर जाते हैं और वो हल्के कपड़े पहन करके जाते हैं। तो हमारा बी जो है ये सही आंसर हो गया। इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए इसको। The clothes for the time of sorrow and mourning should be, यानी दुख और शोक के समय हमें किस प्रकार के कपड़े पहन करके जाना चाहिए, तो व्हाइट एंड लाइट, सफ़ेद और हल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? उत्पादक, वितरक, उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता। 4 विकल्प दिया है। मिलावट किसी वस्तु में अगर हो जाती है, खाने पीने की अगर किसी वस्तु में मिलावट हो जाती है तो उस मिलावट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया है तो एक यहाँ पर उत्पादक दे रहा है। तो जो सामान का उत्पादन करता है वह अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए ये भी मिलावट कर सकता है। वितरक, ये वितरक का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो थोक विक्रेता होता है और उसी से खुदरा विक्रेता जो गांव के दुकानदार होते हैं वो वितरक से ही आपको खाने पीने की वस्तुओं को खरीद करके लाते हैं। तो ये जो उत्पादन करता है ये भी आपको लाभ कमाने के लिए मिलावट कर सकता है और जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसको भी चूँकि पैसे से मतलब है तो ये भी आपको मिलावट कर सकता है और जो खुदरा विक्रेता है, जो लोकल दुकानदार है, वो भी मिलावट कर सकता है। हमारा क्वेश्चन है कि मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? तो उपभोक्ता जिम्मेवार नहीं है। उपभोक्ता कौन है? हम लोग हैं, यानी जो लोग सामान खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं, खाते हैं उसको, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। तो कंज्यूमर थोड़े अपने खाने पीने की वस्तुओं को खराब कर देगा मिलावट करके, तो ये जिम्मेदार नहीं है। हमारा सी आंसर हो गया। इंग्लिश मीडियम में देखिए, हु इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, यानी किसी खाने पीने की जो अच्छी वस्तु है उसमें मिलावट करके उसकी गुणवत्ता को खराब कर देना, तो इसी को एडल्ट्रेशन कहते हैं या मिलावट कहते हैं। तो इसमें प्रोड्यूसर, उत्पादक, ये भी मिलावट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ये भी मिलावट कर सकते हैं, और रिटेलर, खुदरा विक्रेता, जो गांव के दुकानदार है, ये भी मिलावट कर सकते हैं। मिलावट कौन नहीं करेगा? तो जो खाता पीता है यानी कंज्यूमर, जो उपभोक्ता है, वो मिलावट नहीं करेगा। तो हमारा है कि कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये रहता कि रिस्पॉन्सिबल है तो ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होता, लेकिन ये चूँकि ये खाएगा खुद अपने खाने पीने की चीज़ को, क्यों कंज्यूमर खराब करेगा? तो उपभोक्ता जिम्मेवार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। घर में पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ठोस, तरल, गैस, इनमें से सभी। पानी का उपयोग हम लोग अपने घरों में किस रूप में करते हैं? तो पीने के लिए करते हैं। तो अगर वो ठोस रहेगा, बर्फ़ के जैसा अगर पानी रहेगा तो उसको थोड़े पी सकते हैं हम, और बर्फ़ का सिल्ली घर में थोड़े रखते हैं पानी का उपयोग करने के लिए, या फिर उसको भाप बना करके उस पानी का हम थोड़े यूज़ करते हैं। तरल रूप में, लिक्विड के रूप में हम उसे यूज़ करते हैं। तो ये जो तरल है, तरल रूप में उपयोग किया जाता है। घर में पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो तरल रूप में। विच फॉर्म ऑफ वाटर इज यूज्ड इन होम? घरों में पानी के किस रूप का उपयोग किया जाता है? तो लिक्विड का। तो ये लिक्विड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? आज के समय में हम समझते हैं कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स
या जो भी लोग हैं इस भारत देश के, लगभग सबके पास अकाउंट है, पासबुक है। तो वो जो पासबुक है उसमें उससे हमको क्या जानकारी मिलती है? तो उसमें खाता धारक का विवरण रहता है, आपका डिटेल्स रहता है। आप अगर खाता खुलवाए हुए हैं तो आप उसमें बैंक में जो लेन देन किए हैं उसका विवरण रहता है, ये भी सही है। और आपके खाते में कितना पैसा बचा हुआ है, शेष है, ये भी रहता है। तो इसका आंसर हमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो खाता धारक का विवरण, लेन देनों का विवरण और खाते का शेष, इनमें से सभी जो है आपको विवरण बैंक के पासबुक में रहता है। इसी का इंग्लिश मीडियम देखिए। What information do we get from the बैंक पासबुक? बैंक पासबुक से हम कौन सा सूचना प्राप्त करते हैं, कौन सा इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं? अकाउंट होल्डर्स डिटेल्स, जो भी खाता धारक है उसका विवरण रहता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस, लेन देनों का विवरण रहता है। अकाउंट बैलेंस, यानी जो शेष बचा हुआ पैसा है आपके खाता में उसका विवरण रहता है। तो इस तरह से ये तीनों जो है बैंक के पासबुक से हमें इंफॉर्मेशन तीनों प्रकार के मिलते हैं। तो ऑल ऑफ दिस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा विनियोग का साधन है? निम्न में से कौन सा विनियोग का साधन है? विनियोग का मतलब होता है कि आप अगर किसी व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, या कह सकते हैं कि विनियोग का मतलब कि आप अपने भविष्य की ज़रूरतों को ख्याल में रख करके अगर आप किसी जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उसी को विनियोग कहते हैं। तो विनियोग का कौन कौन सा साधन हो सकता है? तो कुछ लोग बैंक में भी किसी योजना में पैसे डाल देते हैं, वो भी विनियोग का साधन हो गया। पोस्ट ऑफिस में भी कुछ लोग हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं कि भविष्य में हमारे काम आएंगे। जीवन बीमा, इंश्योरेंस में भी हम लोग, लाइफ इंश्योरेंस में भी हम क्या करते हैं कि अपने भविष्य के सुरक्षा के लिए कुछ पैसे डाल देते हैं। तो ये बैंक, पोस्ट ऑफिस और जीवन बीमा, ये तीनों विनियोग के साधन हैं। तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस जो है ये सही आंसर है। इंग्लिश मीडियम देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट के कौन से मीन्स है, साधन है? कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो बैंक भी है, पोस्ट ऑफिस में भी हम इन्वेस्ट करते हैं और लाइफ इंश्योरेंस में भी हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से ऑल ऑफ दिस हमारा सही आंसर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बेकिंग विधि से क्या बनाया जाता है? बेकिंग का मतलब होता है पकाना, सेकना। पेस्ट्री, उसके बाद केक, पाव रोटी, ये आपको तीनों के तीनों जो है बेकिंग विधि से बनाया जाता है। पेस्ट्री भी बनाया जाता है, खाने की चीज़ है पेस्ट्री, केक भी बनाया जाता है और पाव रोटी भी बनाया जाता है। तो पेस्ट्री, केक और पाव रोटी तीनों बेकिंग विधि से बनाए जाते हैं। तो इनमें से सभी हमारा सही आंसर हो गया। व्हाट इज मेड बाय बेकिंग मेथड? बेकिंग मेथड यानी पकाने का जो तरीका है, पका करके हम किसी चीज़ को बनाते हैं। तो पेस्ट्री भी हो गया, केक भी हम बेकिंग मेथड से बनाते हैं, ब्रेड भी हम बेकिंग मेथड से बनाते हैं। तो इस तरह से ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? आप अगर चाहते हैं कि आपके परिवार के लोगों का भविष्य सुरक्षित रहे तो आप क्या करना चाहेंगे? तो ये सीधे बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, तो भी आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर आप बजट बनाना इसमें दिया है, बजट अगर आप बना करके चलते हैं तो भी क्या होगा
कि आपके परिवार का भविष्य आपको सुरक्षित रह भी सकता है। लेकिन बजट यहाँ पर, चूँकि फैमिली में बहुत सारा लोग बजट के हिसाब से नहीं चलते हैं, कब क्या ज़रूरत आ जाए और आपके पास उसका बजट नहीं हो, तो फिर बाकी जो आपके पास पैसे बचे रहते हैं उसको आप इन्वेस्ट कर देंगे, उसमें खर्च कर देंगे, एक्सपेंस कर देंगे। तो बजट बनाना ये भी कोई मायने नहीं रखता है। ये आपको बड़े पैमाने पर, जैसे भारत देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम बजट बना सकते हैं, लेकिन परिवार के लोगों के लिए अगर हम बजट बनाते हैं तो मान लीजिए कि हमने एक बजट बनाया कि हमको मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए इतना पैसा हमको अकाउंट पर रखना है, और एट रैंडम उससे 4 गुना 5 गुना अगर आ जाए, खर्च आ जाए, ज़रूरत आ जाए आपको इमरजेंसी में, तो क्या करेंगे? आपका सारा जो बजट बना हुआ है दूसरे फंड का, वो सारा पैसा उसमें खर्च हो जाएगा। और उसके बाद बाकी सारा चीज़ शिक्षा के लिए, उसके बाद आप अपने मनोरंजन के लिए या किराया के लिए या अन्य जो आपकी सुविधा है उसके लिए जो भी पैसा आपने उस बजट में रखा था उस सब उसमें से निकल के चला आएगा, और आपका सारा बजट जो है आपका क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हम देखें तो परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपको बचत करना होगा। कहा जाता है कि पेट काट के पैसे बचाने वाली बात। व्हाट शुड बी डन टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ फैमिली? फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो सेविंग्स किया जाना चाहिए, बचत किया जाना चाहिए। बचत ही एकमात्र उपाय है, तरीका है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्न में से कौन चिकनाई का धब्बा नहीं है? मक्खन, तेल, सब्जी और यहाँ रंग। 4 ऑप्शन दिया है। तो मक्खन में भी चिकनाई होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मक्खन से ही घी वगैरह निकलता है। तो मक्खन अगर आपके कपड़े में लग गया और तो उसका दाग जो है वो चिकनाई का धब्बा कहलाता है। तेल का धब्बा, तेल का दाग लग जाता है तो वो भी चिकनाई का धब्बा ही कहलाएगा। और सब्जी वगैरह में भी चूँकि आप देखेंगे तो उसमें भी हम तेल वगैरह का यूज करते हैं, तो सब्जी का जो धब्बा है वो भी चिकनाई का धब्बा है। लेकिन जो रंग है उस रंग में किसी प्रकार का फैट वगैरह नहीं रहता है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रंग जो है वो चिकनाई का धब्बा नहीं है। तो ये कलर पर हम सही कर देंगे, इसमें भी सही टिक लगाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीस स्टेन? ग्रीस का मतलब होता है चिकनाई। ग्रीस ऐसे साइकिल वगैरह में भी हम लोग ग्रीस यूज करते हैं और उसी का अर्थ चिकनाई होता है। तो ग्रीस स्टेन का एग्जाम्पल कौन नहीं है निम्नलिखित में से? तो कलर नहीं है। लेकिन ये वाइल वेजिटेबल करी और बटर जो देख रहे हैं आप, ये तीनों के तीनों चिकनाई के धब्बे हैं, ग्रीस स्टेन है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? पैराथायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। Which of the following glands controls other glands of the body? पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। यहाँ 4 ग्लैंड का नाम दिया है। आप जानते हैं कि जो ग्लैंड होते हैं, जो ग्रंथियाँ होती है, उससे क्या होता है? हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, हार्मोन्स का स्राव होता है। और वे जो हार्मोन्स होते हैं वह हमारे, कह सकते हैं कि हमारे अंदर एक उत्तेजना पैदा करते हैं, एक उत्तेजना पैदा करते हैं। और कह सकते हैं कि हमारी जो आदतें होती है, तनाव लेना, खुश होना और कई प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं अपने जीवन में, मानसिक जो क्रियाएं करते हैं या स्वाभाविक रूप से भी अगर कोई क्रियाएं होती है, तो वो सारी क्रियाएं डिपेंड्स करती है हमारे हार्मोन्स के सेक्रेशन पर, कि कौन सा हार्मोन्स का स्राव हमारे शरीर में हो रहा है। और उस हार्मोन्स के हिसाब से क्या होता है कि हम एक्टिविटी करते हैं, अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, अपने विचारों को अंजाम देते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हार्मोन्स जो है, इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड देख रहे हैं, ये सही टिक लगा हुआ है।
जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितना भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, अंतःस्रावी ग्रंथि है हमारे अंदर बॉडी के अंदर, तो उस पूरे ग्लैंड को कंट्रोल करती है। यानी उससे जो हार्मोन्स कितना मात्रा में हमारे बॉडी में रिलीज होना चाहिए, इसको कंट्रोल करने का काम आपको पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथ को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और ये होता कहाँ पर है? तो ये हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन के पीछे होता है। मस्तिष्क के पीछे छोटे आकार का होता है, छोटे आकार का ये ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसका कार्य क्या है? तो ये ऐसा हार्मोन्स आपको रिलीज करता है, ऐसा हार्मोन जो है ये रिलीज करता है, जो हार्मोन्स क्या करता है कि शरीर के अंदर अन्य जो ग्लैंड्स है, अन्य जो ग्रंथियां हैं, उसको कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे शरीर के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, या सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो इस तरह से आप इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। अपने वक्त के चूँकि समय के हिसाब से हम लोगों को अपनी पढ़ाई करना है और इसको रिपीट करते जाना है। बार बार आप लेक्चर को क्या करेंगे कि पीछे से सुनेंगे, देखेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में कुछ छूटेगा नहीं। कपड़े की मूल इकाई क्या है? यहाँ 4 विकल्प दिया है, तंतु, धागा, सूत, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक? फाइबर, थ्रेड, यार्न और नन ऑफ दिस। तो कपड़े जो होते हैं वो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि ये आपको तंतु यानी फाइबर, रेशा, जो रेशा होता है उसी को हम फाइबर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से तंतु कहिए या रेशा कहिए या फाइबर कहिए, तो वो जो रेशा है उसी रेशा से क्या बनता है? धागा बनता है, उसके बाद सूत बनता है और उससे फिर कपड़े तैयार होते हैं। तो ये क्या होता है कि कई साइकिल में कपड़े तैयार होते हैं जो हम लोग पहनते हैं। तो इस तरह से अगर कहा जाएगा कि आधारभूत इकाई क्या है, मूल इकाई क्या है, बेसिक यूनिट क्या है कपड़े का, तो फाइबर होगा। फाइबर या इसी को हम हिंदी में तंतु भी बोलते हैं। तो इसको हम टिक लगा लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देख लीजिए कि इसका जो आंसर ग्लूकोज दिया है ये गलत दिया है। ये ग्लूकोज पर जो टिक लगाया है वो गलत दिया है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो ऊर्जादायक पदार्थ होता है और ग्लूकोज जो है आपको हरी सब्जियों में नहीं पाया जाता। हरी सब्जियों में क्या पाया जाता है? तो मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज लवण हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। और इसके अलावे अगर आप देखिएगा तो विटामिन्स भी पाए जाते हैं हरी सब्जियों में। तो उसमें A, C, E, K, B, हम कह सकते हैं कि ये A, C, E, K और B ये सब विटामिन हैं। इतने सारे विटामिन्स हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होते हैं अगर हम लोग खाते हैं तो। और इसके अलावे इससे मिनरल्स भी प्राप्त होते हैं, खनिज लवण भी इससे प्राप्त होते हैं। इसी को हम लोग मिनरल्स कहते हैं। और अगर हम देखें तो खनिज लवण में क्या प्राप्त होगा? तो खनिज लवण में आपको आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सारे चीज़ जो है आपको खनिज लवण है। और ये खनिज लवण में आपको हमें प्राप्त होते हैं। जिंक वगैरह भी प्राप्त होते हैं, जिंक वगैरह भी प्राप्त होते हैं। तो अगर ये सब आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है हमारे शरीर में, ब्लड घट जाता है। और उसके बाद मैग्नीशियम और जिंक वगैरह जो देखते हैं ये हमारे
जो हृदय वगैरह का जो धड़कन होता है या हार्ट संबंधी जो समस्या होती है उसको कंट्रोल करता है। तो हरी जो पत्तीदार सब्जी है वो आपको विटामिन और खनिज लवण का भंडार है, तो इसलिए हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है क्या, खनिज लवण। ये ग्लूकोज गलत टिक लगाया हुआ है। यहाँ देखिए डैश इज फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो मिनरल साल्ट्स, खनिज लवण। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के तरफ। सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य रक्षा हेतु स्थापना की गई। गर्भवती महिलाओं, उसके बाद शिशुओं के स्वास्थ्य रक्षा, इसके लिए सरकार ने क्या स्थापना किया है, तो इसके लिए स्कूल से आपको गर्भवती या शिशु जो होता है, शिशु यानी दूध पीने वाले जो बच्चे होते हैं, स्कूल से उनको कोई लाभ नहीं है, कोऑपरेटिव से भी कोई लाभ नहीं है, और कोई औद्योगिक केंद्र से भी उसको कोई लाभ नहीं है। तो गर्भवती महिलाओं और उसके जो शिशु है उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ही मातृ शिशु कल्याण केंद्र जो है ये बनाया गया है। तो डैश हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो प्रेग्नेंट वीमेंस है और उसके जो चिल्ड्रंस है, उसके जो बच्चे हैं, उसके देखभाल के लिए मदर चाइल्ड वेलफेयर सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से पहले कुछ दिनों के दौरान शिशु की देखभाल कौन सी है? बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल, सिर्फ माँ का दूध देना। उसके बाद इनमें से सभी, तो ये सही आंसर है। निम्न में से पहले कुछ दिनों के दौरान, यानी शिशु का जब जन्म होता है तो पहले कुछ दिन जो होते हैं, शुरू के जो कुछ दिन होते हैं, उसमें हमें ध्यान देना होता है बच्चों को गर्म रखना। यानी बच्चों का जो बॉडी टेम्परेचर है, जब माँ के गर्भ में था तो उसे एक अलग प्रकार के आपको उसका तापमान में उसका पोषण हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो बच्चे जन्म लेते हैं और प्रकृति के सानिध्य में आते हैं, प्रकृति के संपर्क में आते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि उसका जो अलग प्रकार के टेम्परेचर का सामना इस बच्चे को करना पड़ता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म रखने की ज़रूरत होती है। अभी ठंड का समय है, अगर अभी के समय में किसी बच्चे का अगर जन्म होता है तो वो बच्चा जब माँ के गर्भ में था तो उसको जो वहाँ तापमान मिल रहा था, गर्मी मिल रहा था, वो गर्मी आपको बाहर नहीं मिलेगी। बाहर अभी हम समझ सकते हैं कि ठंड के समय में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है, तो ये ठंडे में ही नहीं, गर्मी के समय में भी बच्चे को गर्म रखना जो है ये शुरू के दिनों में करना चाहिए। गर्भनाल की देखभाल, अब जब बच्चे का जब जन्म होता है तो फिर गर्भनाल जो है, गर्भनाल से ही तो जुड़ा रहता है बच्चा जन्म लेने के पहले। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर किसी प्रकार का घाव वगैरह या कैंसरस वगैरह पोजीशन बनने की संभावना रहती है, इसलिए गर्भनाल की देखभाल भी जो है करना चाहिए शुरू में, खास करके जो माँ बनी है, यानी जिसने बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद सिर्फ माँ का दूध पीना, ऐसा नहीं कि बच्चा जन्म लिया और उसको हम मार्केट से डब्बे वगैरह का दूध देना शुरू कर दे। शुरू में लैक्टोजिन नंबर 1 और क्या क्या आता है, तो ये सब नहीं देना चाहिए। शुरू में माँ का दूध देना चाहिए और गर्भनाल की देखभाल करना चाहिए और बच्चे को गर्म रखना चाहिए। तो इनमें से सभी ये तीनों के तीनों जरूरी है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केयर फॉर ए बेबी ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज। शुरू का जो कुछ दिन है उसमें हमें क्या करना चाहिए शिशु की देखभाल करने के लिए? कीपिंग द बेबी वार्म, बच्चे को गर्म रखना चाहिए। केयर फॉर द अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी जो गर्भनाल है उसकी देखभाल करनी चाहिए। प्रोवाइडिंग ओनली ब्रेस्ट मिल्क, और सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों
तीनों जो है बच्चे के जन्म के बाद ये जो फर्स्ट फ्यू डेज है, शुरू के कुछ दिन है, उसमें इस तीनों रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज हमारा सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप। बच्चे अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर 3 माह, 6 माह, 8 माह और 10 माह यहाँ पर दिया है। तो ये जो 3 माह है, ये 3 माह हम समझते हैं कि ये सही आंसर है। 3 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब वो अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। बच्चे थोड़ा 3 महीना के अब थोड़ा पहले भी 2, 4, 5, 10 दिन पहले भी पहचान सकते हैं, और कुछ बच्चे चूँकि वो डिपेंड करता है उसकी मानसिक और भावनात्मक विकास कितनी तेज़ी से हो रही है। तो एक औसत लिया गया है, एवरेज लिया गया है कि 3 माह में बच्चे जो है अपने माँ को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं। बेबीज बिगिन टू रिकॉग्नाइज देयर मदर इन 3 months। अपने मदर को रिकॉग्नाइज करना ये जो बेबीज है ये 3 months में आपको स्टार्ट कर देते हैं। अब बहुत लोगों का होगा, आप इस पर ऑब्जेक्शन होगा कि कोई 2 महीना में ही पहचान जाता है। तो देखिए ये एवरेज दिया है, एक औसत दिया है, दुनिया भर के बच्चों का औसत दिया कि 3 महीने जब बच्चे का उम्र हो जाता है तो अपने मदर को पहचानना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19, डीपीटी टीका का पूरा रूप क्या है? डीपीटी टीका का पूरा रूप क्या है? ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका ए सही दिया हुआ है। डिप्थीरिया, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर क्या है पर्टूसिस और टी फॉर टिटनेस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी? ये एक वैक्सीन है, ये एक वैक्सीन है, एक टीका है जो बच्चे को लगाया जाता है, डीपीटी का टीका। तो इससे डिप्थीरिया, पर्टूसिस और ये डिप्थीरिया, देखिए यहाँ पर ये डिप्थीरिया दिया है। तो ये डिप्थीरिया में क्या होता है? तो डिप्थीरिया में आप देखिएगा तो डिप्थीरिया में क्या होता है कि गला संक्रमित हो जाता है। ये गले का संक्रमण है, गले का संक्रमण है, गला खराब होने लगता है, इसको डिप्थीरिया कहा जाता है। उसके बाद पर्टूसिस, पी डीपीटी है, पी फॉर पर्टूसिस। तो पर्टूसिस में क्या होता है? तो पर्टूसिस से काली खांसी को कहा जाता है, काली खांसी। ये बहुत ही खतरनाक खांसी जो है ये बच्चों में हो सकता है। उसके बाद टेटनस, टेटनस ये एक प्रकार का घाव है। अगर टेटनस वगैरह का टीका नहीं लगाया जाए तो ये घाव जल्दी ठीक नहीं होगा और ये कैंसर का रूप ले सकता है। तो हम टेटनस को एक तरह से कह सकते हैं कि ये घाव एक प्रकार का घाव है। तो अगर हम बच्चों को डीपीटी का टीका लगा दें एक सही उम्र पर तो उसके गले का संक्रमण कभी नहीं होगा, काली खांसी नहीं होगा उसको, और उसका कोई भी अगर घाव होगा, खरोच वगैरह, तो वह टेटनस का रूप नहीं लेगा, यानी खतरनाक रूप नहीं लेगा, और वो घाव जल्दी ठीक हो जाएगा यदि हम डीपीटी का टीका ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारा डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस ये डीपीटी का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम, व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? ये एलआईसी की बात हो रही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी। ये एलआईसी की स्थापना कब हुई? तो एलआईसी की जो स्थापना है वह हम कह सकते हैं कि ये 19 जून 1956 को ये पारित हुआ था। ये संसद में पारित कब हुआ था? 19 जून 1956 को एलआईसी खोलने का प्रस्ताव
1956 को प्रस्ताव पारित हुआ था। कहाँ पारित हुआ था? संसद में, पार्लियामेंट में। संसद में जो एमपीज थे तो उन्होंने 1956 में, आप समझ सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के समय की बात है। तो उस समय क्या हुआ कि ये LIC एस्टेब्लिश किया गया पार्लियामेंट के सेशन के द्वारा 19 जून 1956 को, और उसके बाद अस्तित्व में कब आया? तो ये सितंबर में आया। 1 सितंबर 1956 को ये स्थापित हो गया। तो ये जो ऑप्शन दिया है आपका बिहार बोर्ड, उसमें से एक भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। तो इसमें यहाँ जो लिखे हैं इस पर आप ध्यान दीजिएगा। या स्थापना की बात अगर आएगी तो 1 सितंबर 1956 में ये LIC एस्टेब्लिश हुआ था। तो इस तरह से अब हम लोग 5 क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। 20 तक हो गया, 25 तक इसको पढ़ेंगे और एक लेक्चर और में ऑब्जेक्टिव समाप्त करेंगे, और 2 लेक्चर में, यानी 5 लेक्चर में हम इस पूरे को समाप्त करेंगे। अब लंबा हम लोग नहीं खींचेंगे इसमें। निम्नलिखित में से कौन एक कर बचत निवेश नहीं है? गृह ऋण, सार्वजनिक भविष्य निधि, जीवन बीमा प्रीमियम और सावधि जमा कर बचत निवेश नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 21 का, तो यदि आप जीवन बीमा निगम प्रीमियम, अगर LIC वगैरह का प्रीमियम अगर आप जमा कर रहे हैं तो इससे भी आप टैक्स बचा सकते हैं। तो ये भी कर बचत निवेश है। और सार्वजनिक भविष्य निधि, अगर पब्लिक फील्ड का कोई भी पब्लिक, हम कह सकते हैं कि आपको भविष्य निधि का मतलब हो गया कि पब्लिक फ्यूचर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी आम जनता को कह सकते हैं, या पब्लिक के इन्वेस्ट के लिए अगर आप खर्च करते हैं, सार्वजनिक भविष्य निधि में भी अगर पैसा जमा करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको टैक्स की बचत होगी। और सावधि जमा करते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं 3 महीना 6 महीना पर, तो वहाँ भी आपको टैक्स से बचत मिलेगी। तो टैक्स से बचत कौन एक कर बचत निवेश नहीं है? तो ये यहाँ पर सावधि जमा लिख रहा, सावधि जमा लिख रहा है। लेकिन 21 का अगर हम ठीक से देखें तो 21 का गृह ऋण हो जाएगा। ये जो है ये आपका ये गलत है, ये गृह ऋण। यहाँ नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये 3 तो इन्वेस्टमेंट है, जनरल प्रोविडेंट फंड, GPF इसको बोला जाता है, GPF। यहाँ पर भी आप फंड जमा कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ भी जमा कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट ये भी आप जमा कर रहे हैं, लेकिन ये आप ले रहे हैं। तो ये जो है आपको टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं है। 3 जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, खुद आप किसी से कर्ज ले रहे हैं। तो होम लोन जो है ये टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन गर्म रंग नहीं है? लाल, बैगनी, नारंगी। गर्म रंग की यहाँ पर बात हो रही है कि निम्न में से कौन गर्म रंग नहीं है? तो हरा, नीला, बैगनी नहीं है। हरा, नीला और बैगनी, हरा, नीला और बैगनी, ये 3 जो है गर्म रंग नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हरा, नीला और बैगनी, ये 3 जो है ये गर्म रंग नहीं है। तो अगर हम देखें तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हरा, नीला, बैगनी अगर 3 नहीं है तो हरा, नीला और बैगनी 3 अगर नहीं है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? बच जाएगा पीला।
तो गर्म रंग नहीं है, गर्म रंग नहीं है तो बैगनी नहीं है, ये गर्म रंग है, ये भी गलत आंसर है, बैगनी। तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वार्म कलर, तो येलो, येलो जो है वो गर्म रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और अग्न्याशय। द इंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड एबव द किडनी इज, यानी किडनी के ऊपर जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम क्या है? तो किडनी के ठीक ऊपर अगर देखा जाए तो ये अधिवृक्क ग्रंथि है, एड्रीनल ग्लैंड है, ये एड्रीनल ग्लैंड है, यानी अधिवृक्क ग्रंथि जो है, वृक्क यानी किडनी के ऊपर स्थित अधिवृक्क ग्रंथि है। और ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है ये क्या करती है? इससे हार्मोन्स का स्राव होता है, इससे हार्मोन्स का स्राव होता है और ये हार्मोन्स क्या करता है? तनाव को कम करता है, तनाव को कम करता है, यानी एड्रीनल ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलती है उसका काम है तनाव को कम करना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, उसके बाद एक 25 पढ़ के होम साइंस आज का हम समाप्त करेंगे। निम्न में से कौन उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है? उपभोक्ता कौन है? हम लोग, यानी किसी भी बाजार की वस्तुओं का अपने जीवन में जो उपयोग करता है, चाहे खाने की वस्तु है या फिर कपड़े पहनने की वस्तु है, फिर दवा हो, कुछ भी हो, जो एक खरीदार जो होता है, जो खरीद करके और उसका इस्तेमाल करता है, तो उसी को उपभोक्ता कहते हैं। तो उसका शोषण का क्या कारण है? सीमित जानकारी, कम जानकारी नहीं है, आप खराब दवा ले लेंगे, खराब कपड़े खरीद लेंगे, खराब खाने की चीज़ खरीद लेंगे, तो फिर आपका शोषण होगा। गलत जानकारी, ये भी सही है, ये भी मुख्य कारण है उपभोक्ता शोषण का। निरक्षरता, इलिटरेसी, तो इनमें से सभी, ये तीनों के तीनों, यानी सीमित जानकारी, गलत जानकारी, निरक्षरता, ये तीनों के तीनों उपभोक्ता शोषण, यानी हम लोग उपभोग करने वाले लोग हैं। सामान को हम लोग अपने जीवन में इस्तेमाल करके उसके उपयोगिता को नष्ट करते हैं, इसलिए हम लोग उपभोक्ता है। और उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? सीमित जानकारी, गलत जानकारी और निरक्षरता। तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का जो मेन रीजन है वह लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, सीमित जानकारी, रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, गलत जानकारी, और इलिटरेसी है, निरक्षरता। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो गया। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, चेक की वैधता अवधि जारी करने की तारीख से क्या है? यानी आप अगर किसी व्यक्ति के नाम से चेक काट करके देते हैं तो वह कितने समय तक वैलिड रहता है? तो आप जो उस पर डेट भरे हैं उस डेट के बाद ये कितने दिन तक वैलिड रहेगा? तो इसको अगर देखा जाए तो ये 6 महीना गलत दिया, 3 महीना ही वैलिड रहता है, 90 डेज, 90 दिन के अंदर, यानी जिस डेट में आपने जिस डेट के लिए चेक काटा है उस डेट से लेकर के अंतिम जो डेट है उस डेट से लेकर 90 दिन के बीच में यदि वह बैंक में डालता है तो वो चेक वैलिड है, नहीं तो वो चेक इनवैलिड हो जाएगा, बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 3 महीना। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए चेक फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग, यानी जिस डेट को आपने इशू किया है, यानी अंतिम डेट जो पैसे निकालने का उसमें दिए हैं उससे 90 दिन, 3 महीना, 3 मंथ्स के लिए वैलिड रहता है। तो इस तरह से आज हमारा होम साइंस का 1 से लेकर 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और हम लोग एक जो है 2023 का होम साइंस पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और ये 2024 का चल रहा है। इसमें हम लोग 5 PYQ पढ़ेंगे
और 5 PYQ से बाहर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपका कुछ भी नहीं आएगा, ये आप कंफर्म रहिए। इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं।